पराग मिल्क का आईपीओ का आज दूसरा दिन है और कल आईपीओ की जो सब्सक्रिप्शन फिगर्स है वो 10% के आसपास रहे। 6 मई तक ही आईपीओ खुला रहेगा। इसके अलावा विप्रो पर भी खबर है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन केस जो हुआ था कंपनी पर, उसमें कंपनी के हक में फैसला आया है, तो पॉजिटिव खबर है विप्रो के लिए। साथ ही मॉइल पर भी न्यूज फ्लो है आज के सत्र में कि नागपुर में 53.7 हेक्टेयर के लिए माइनिंग लाइसेंस मिला है। पॉजिटिव खबर मॉइल के लिए। कल 3 रुपए टूटा ये शेयर, लेकिन आज शायद पॉजिटिव ट्रैक्शन आज के सत्र में रहे। इसके अलावा रिको इंडिया एक और स्टॉक है जहां पर बड़ी खबर है, और खबर यह है कि 26 मई से सेबी जो ट्रेडिंग है इस शेयर में वो सस्पेंड कर सकती है। ऑलरेडी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की वजह से ये सेबी के रडार पर रहा भी है और 21 दिनों का समय दिया है सेबी ने कि वो लिस्टिंग नियमों का पालन करे, और अगर ऐसा नहीं करती है कंपनी तो ट्रेडिंग सस्पेंड हो सकती है। और आप स्टॉक को देखें तो एक स्ट्रॉन्ग वेल्थ डिस्ट्रॉयर ये कंपनी रही है। अब से 9-10 महीने पहले रिको इंडिया का स्टॉक प्राइस 1000 रुपीज प्लस होता था। मार्च में इसका प्राइस 600 रुपए के आसपास था, 650 रुपए के आसपास का, और अब स्टॉक 286 पर आ चुका है। तो भारी नुकसान इस शेयर ने दिया है अपने निवेशकों को। लेकिन अविनाश, अभी भी अगर कोई इन्वेस्टर इस स्टॉक को होल्ड करता है तो भले ही भारी नुकसान हो रहा हो, बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेडिंग सस्पेंड होती है तो उस केस में तो जो भी बची कुची राशि है वो भी असमंजस में जाती हुई दिखेगी इन्वेस्टर्स की। नहीं, बिल्कुल दीपाली, मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली थोड़ा सा पेन तो जरूर होगा, क्योंकि काफी रिटेल इन्वेस्टर्स ऊपरी लेवल पे शेयर खरीदे चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार की कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के न्यूज फ्लोज इस कंपनी के बारे में आए हैं, अभी अगर स्टॉक सस्पेंड होता है 26 तारीख से, तो मुझे लग रहा है कि जो भी पैसा मिल रहा है मेरे ख्याल से ऑन द टेबल, मेरे ख्याल से इन रिटेल इन्वेस्टर्स को बुकआउट करके एग्जिट करना चाहिए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में अगर नंबर्स रिपोर्टिंग होती है तो काफी बड़ा घाटा भी कंपनी रिकॉर्ड कर सकती है और शेयर यहां से भी काफी सिग्निफिकेंटली गिर सकता है। सन फार्मा फोकस में रहेगा। देखिए, कल तो खबर ये आई थी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ बोटानिकल डेंगू ड्रग बना रही है सीपा के नाम से, और ये फाइनेंस जो होगा यानी कॉस्ट जो बियर करेगी वो सन फार्मा ही करेगी। और आज एक सोरासिस की दवा के लिए फेज 3 ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। तो कहीं ना कहीं लगातार सन फार्मा के लिए पॉजिटिव न्यूज फ्लोज डेवलप हो रहे हैं। अविनाश, सन फार्मा कैसा लग रहा है आपको वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से भी सर, और ओवरऑल फार्मा में जिस तरीके का मूड है, न्यूज फ्लोज हैं, सन फार्मा में क्या बेट की जा सकती है? मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में अभी भी चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से रैनबैक्सी का जो इंटीग्रेशन है वो शायद थोड़ा सा और समय के लिए इनको झेलना पड़ेगा। यही कारण है कि स्टॉक ने पहले भी और ये रिसेंट टाइम्स में भी थोड़ी बहुत अंडर परफॉर्मेंस दिखाई थी। बट अगर हम FY17 की बात करें तो डेफिनेटली FY16 के मुकाबले में ये नंबर्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। अगर किसी को लंबा नजरिया और पोर्टफोलियो में अपना इसको इंक्लूड करना है तो मेरे ख्याल से ये प्राइस डेफिनेटली अट्रैक्टिव लग रहा है। बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म करे। जी समित, आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए प्रिसाइसली क्या कुछ स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं प्रिसाइसली लॉन्ग साइड पर? देखिए, लॉन्ग में तो हमने एक सिप्ला डिस्कस किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट पेट्रोनेट LNG है जिसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। कल भी हमने देखा इसने एक न्यू ऑल टाइम हाई पोस्ट किया हुआ था। अगर हम इसके मंथली चार्ट देखें तो काफी पॉजिटिव लग रहा है। मंथली RSI उसका कंसिस्टेंटली 70 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो एक पॉजिटिव साइन होता है। तो करंट लेवल से भी हमें इसमें एक अच्छी खासी तेजी मिल सकती है, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसका हमारा इमीडिएट टारगेट पेट्रोनेट LNG में अराउंड 295 का होगा और स्टॉप लॉस 268 का इसमें मेंटेन करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट HUL एक अच्छा खासा बेट लग रहा है। 900-910 के लेवल से इसमें हमने एक रिसेंटली अच्छा खासा करेक्शन देखा है, बट अराउंड 840 एक मल्टीपल सपोर्ट हम देख रहे हैं और यहाँ से एक उछाल आने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो 842 के स्टॉप लॉस से HUL भी बाय किया जा सकता है। 870 का इसमें टारगेट्स होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट गेल जो एक लास्ट 2 वीक से साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड हो रहा है, हमें लग रहा है इमीडिएटली एक हम 3 से 4 दिन का अगर इसमें प्राइस एक्शन देखें तो एक 372 के रेजिस्टेंस से इसमें भी ब्रेकआउट आ सकता है। तो 355 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग की जा सकती है फॉर अ टारगेट ऑफ 382। चलिए, लेकिन आज की ऑप्शंस रणनीति क्या रखें ये बता दूं आपको। आज के पर्सपेक्टिव से नहीं, 2-3 ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, थोड़ा टाइम दें रणनीतियों को। ये 2 स्ट्रैटेजीज आपको रोज बरोज बताते हैं हम। आज एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेडिंग करने की सलाह और एक नेगेटिव बायस के साथ ट्रेडिंग करने की सलाह दी गई है। IDBI कैपिटल मानता है भारत फोर्ज ये स्टॉक गिरेगा, 1 हफ्ते का पर्सपेक्टिव है। 760 की पुट खरीद लें आप, इनका ये मानना है आप 760 की पुट खरीद के चलें।
19-20 रुपए के आसपास मिल रही है, टारगेट है 40, डबल हो सकते हैं यहां से, और स्टॉप लॉस 10 का रखना है। और भारत फोर्ज पे आज एक नेगेटिव खबर भी है, वो सिग्निफिकेंट असर डाल सकती है इस पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस पे। इसमें बात करूंगा अविनाश से, लेकिन पेट्रोनेट एलएनजी ये स्टॉक अब तक के उच्चतम स्तर पे पहुंचा है, तेजी पकड़ रहा है, तो कोई भी डिप पे खरीदारी का मौका है। यहां पर आप कॉल खरीदें, 5 रुपए में खरीद लें 290 की कॉल, इसका रेट हो सकता है 12 रुपए, 290 की कॉल 12 रुपए तक पहुंच सकती है। स्टॉप लॉस आपको छोटा सा 2 रुपए के आसपास रखना है। तो कम जोखिम लेके मैक्सिमम रिवॉर्ड पाना है तो तेजी खेलें पेट्रोनेट पे और मंदी करें भारत फोर्ज पे। भारत फोर्ज, अविनाश आपके पास मैं आता हूं। इनफैक्ट एक तो टेक्निकल चार्ट्स कल बिगड़े, और दूसरा खबर आज ये है कि नॉर्थ अमेरिका क्लास 8 ट्रक के ऑर्डर्स जो है वो कंसेक्यूटिवली 4 महीने गिरे हैं। अब इनफैक्ट इस बार का जो आंकड़ा है वो 39% ड्रॉप रही है 13,500 यूनिट से, और एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो कंपोनेंट सप्लाई करते हैं इन ट्रक्स के लिए भारत फोर्ज, वो एक अपने रेवेन्यू में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऐड होता है। मेरे हिसाब से यहां पर लगभग 20% रेवेन्यू जो भारत फोर्ज इन्हीं के जरिए कंपोनेंट सप्लाई क्लास 8 ट्रक्स को करके कमाती है। भारत फोर्ज अगर टूटा यहां से तो कहां तक पहुंच सकता है? व्हाट्स द फेयर वैल्यू ऑफ द स्टॉक? नहीं, मुझे लग रहा है कि रजत आपने सही कहा कि क्लास 8 ट्रक्स का जो ट्रेंड है वो लास्ट लगातार 13 महीने से नेगेटिव है। अप्रैल के महीने में ये सबसे लोएस्ट है, और ये कारण हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक और थोड़ा गिरे। मुझे लग रहा है कि क्लियरली स्टॉक काफ़ी बुरी तरह से ऊपरी लेवल से गिरा है, लेकिन अगर ये ट्रेंड कंटिन्यूसली नेगेटिव रहा तो उनके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट नेगेटिव आएगा। मुझे लग रहा है कि इवन 715 या 700 का लेवल जो है वो भी वन कैन नॉट रूल आउट, क्योंकि ये अगर रेवेन्यू थोड़ा सा कम हो जाता है तो ये काफी प्रॉफिटेबल सेगमेंट है। तो आई वुड प्रेफर टू अवॉइड। मुझे लग रहा है कि 700 715 का टारगेट शॉर्ट टर्म में रखिए, और क्लियरली इसको इन द शॉर्ट टर्म अवॉइड करना ही ठीक रहेगा। जी समीर, शुक्रिया आपका शो में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए। मानस, इंटरडे पर्सपेक्टिव से 2 ट्रेड्स आपकी ओर से। देखिए, इंटरडे पर्सपेक्टिव से एक तो अदानी इंटरप्राइजेज में सेल का रिकमेंडेशन है जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया, क्योंकि जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है पॉसिबिलिटी बनती है कि 73 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एक सेल कॉल रहेगा जिसके स्टॉप लॉसेस 82 के आसपास रहेंगे। और दूसरा बाय रिकमेंडेशन डीवीज लैब में रहेगा, जहाँ पर कल हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, और ऐसा लगता है कि 1035 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। रिकवरी अभी और देखने को मिलेगी, 1095 के टारगेट्स पॉसिबल है। राइट, अविनाश आपकी ओर से कोई स्ट्रैटेजी या फिर कोई स्टॉक जहां पर आप मानते हैं गोइंग फॉरवर्ड स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड है सर? इनफैक्ट रजत, हमको कैपिटल गुड स्पेस में एक छोटी कंपनी एलिकॉन इंजीनियरिंग काफ़ी पसंद है। कंपनी ने काफ़ी दमदार Q4 नंबर्स दिखाए। यहाँ पे इन्होंने करीबन 28 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था। अगर पूरी साल की बात करें तो 16.5 करोड़ का प्रॉफिट से कंपनी ने इस साल FY16 में करीबन 38 करोड़ की प्रॉफिट रिकॉर्ड की थी। ये कंपनी काफ़ी छोटी है, बट करीबन 30% मार्केट शेयर गियर्स और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में मेंटेन करती है। हमको लगता है कि अगर कोई 6 से 12 महीने का व्यू रखता है तो क्लियरली अप ट्रेंड चालू हो चुका है, और यहाँ पे रिवाइवल के साइंस है। कंपनी शुगर, मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट, पावर जैसे सेक्टर्स को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो करीबन साल भर में हमको लगता है 75-80 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिलीवरी कॉल रहेगा। चलिए 9 बजे हैं, हर रोज की तरह शेयर बाजार लाइव को यहीं रोकते हैं। अब शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की। पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। 7700 के नीचे हो सकती है निफ्टी की ओपनिंग, एशियाई बाजारों से कमजोर संकेत, एग्जिट निफ्टी में भी उतार चढ़ाव कायम। अनुमान से खराब रहे हेक्सावेयर के नतीजे, Q1 मुनाफा 15% घटा, डॉलर रेवेन्यूज में भी 2% की कमी। एसकेएस माइक्रो के नतीजों ने बाजार को चौंकाया, पिछले साल के मुकाबले दोगुना हुआ एसकेएस माइक्रो का मुनाफा। चौथी तिमाही में हीरो मोटोकॉर्प के शानदार नतीजों का अनुमान, मुनाफे में 77% तो मार्जिन में 4.25% उछाल की उम्मीद। आइशर मोटर्स, कैस्ट्रॉल और इमामी भी आज जारी करेंगे अपने नतीजे। सन फार्मा में आज दिख सकती है तेजी, नई दवा को फेज 3 ट्रायल के नतीजे निकले पॉजिटिव। क्रेडिट स्विस ने भी कंपनी की रेटिंग न्यूट्रल से बढ़ाकर आउट परफॉर्म की। बेरोक-टोक कोल सप्लाई के लिए कोल लिंकेज प्रस्ताव को मंजूरी, राज्य खुद कर सकेंगे कोल ब्लॉक का आवंटन, कंपनियों को कोयले के इस्तेमाल पर मिलेगी छूट। प्रस्तुतकर्ता जैसे ताजे फलों को रहे हो जूस, ऐसे हैं पतंजलि के शुद्ध फ्रूट जूस। प्रायोजक पतंजलि हर्बल बाथ सोप,
बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। आप देख रहे हैं फास्ट ट्रेड, मैं हूं दीपाली। मैं हूं मिहिर भट्ट। आज संकेत जिस तरह के हैं, जैसे दीपाली बता भी रही थी कि शायद 7700 के नीचे हो सकता है निफ्टी की ओपनिंग हो, लेकिन ग्लोबल क्यूज जिस तरह के हैं इससे बहुत ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संकेत कमज़ोर ही है। लगातार 7वां सेशन है जब सारे ही एशियन इंडाइसेस नेगेटिव टेरिटरी में है। बिल्कुल, लेकिन एसजेक्स निफ्टी सुबह से एक वॉलेटाइल मूवमेंट दिखा रहा है, फ्लैट स्टोन पर अभी भी कामकाज कर रहा है और 8 अंक की बढ़त देखी जा रही है। 7732 के लेवल्स पर अभी एसजेक्स निफ्टी है, लेकिन डेफिनेटली जो अप्रोच है आज, या फिर कह सकते हैं कि जो सेंटिमेंट्स है वो नेगेटिव है। प्रिसाइसली एफआईएस के अप्रोच भी देखें अगर मिहिर, तो कैश मार्केट हो या फिर डेरिवेटिव्स हो, अप्रोच उनकी नेगेटिव हुई है। तो थोड़े सेंटिमेंट जरूर यहाँ पर कह सकते हैं कमजोर हुए हैं, तो हो सकता है एक रेंज बाउंड मोमेंटम आज के सत्र में दिखे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। जो आज अर्निंग्स आनी है या फिर जो अर्निंग्स कल मार्केट क्लोजिंग के बाद आई हैं, उनका रिफ्लेक्शन आज काफी स्ट्रांग रहेगा मार्केट्स में। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए इस बीच आप देख लेंगे इंडिकेटिव टिक्स किस तरह के आते हैं, और साथ ही अंचल से ये भी जानेंगे कि ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू क्या है, आज कौन से स्टॉक्स पर उनका व्यू क्या है, और साथ ही सन फार्मा, क्योंकि फाइनली इस पर उम्मीद है कुछ अच्छा मूव जनरेट होने की, तो इस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन इस बीच इंडिकेटिव टिक्स चलिए देख लेते हैं कुछ। एक जो इंडिकेटिव टिक्स हैं उसमें निफ्टी, खैर ये शुरुआती टिक है 62 पॉइंट ऊपर इंडिकेटिव टिक में निफ्टी है, बट सेंसेक्स का अगर आप इंडिकेटिव टिक देखें तो उससे अब यही प्रतीत होता है कि मे बी वी आर लुकिंग एट अ फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव ओपनिंग। सेंसेक्स जो इंडिकेटिव टिक्स है उसमें करीब 18 से 19 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड करते हैं। जी, लेकिन सीधे अंचल के पास चलते हैं और इनफैक्ट जो ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनफैक्ट सन फार्मा की, क्योंकि सन फार्मा पर आज एक बड़ी खबर भी है, और जो ड्रग जिसका क्लिनिकल ट्रायल कंपनी कर रही थी उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। एग्जैक्टली क्या अप्रोच है ब्रोकरेज इंस्टीट्यूशंस की अंचल ऑन सन फार्मा? शुक्रिया दिवाली। देखिए सन फार्मा, पहले तो खबर आपको बता दें, कंपनी क्लिनिकल ट्रायल कर रही थी, फेज 3 ट्रायल चल रहा था। बेसिकली जो ये ड्रग है ये पोरोसिस के लिए ड्रग है, प्लेग पोरोसिस की दवा है, और ये कंपनी 2014 में मर्क से ली थी, और अभी जो फेज 3 ट्रायल था सन फार्मा और मर्क मिलके कर रहे थे। ये फेज 3 ट्रायल के जो प्रोजेक्शन आए काफी अच्छे रहे, और कहीं ना कहीं उसका सीधे तौर पे इम्पैक्ट कंपनी की सेल्स में आने वाले दिनों में आते हुए दिखेगा, यही कारण है। और इसके साथ एक और कपल्ड इम्पैक्ट है जिसकी वजह से क्रेडिट स्विस का मानना है उन्होंने रेटिंग को रिवाइज किया है, न्यूट्रल से बढ़ाकर अब आउट परफॉर्म किए, और जो टारगेट है उसे 775 से बढ़ा के सीधा 925 किया है। उनका मानना है कंपनी ने दवा के दाम बढ़ाए हैं यूएस में, जो कहीं ना कहीं एक बेहद पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। साथ ही फेज 3 ट्रायल जो कंप्लीट किया है सक्सेसफुली, वो भी एक बड़ा ट्रिगर होगा। और इन सभी चीजों के चलते हुए जो कंपनी की आय है, कंपनी की एबिटा है, उसमें करीब $3.5 करोड़ का इजाफा होने का अनुमान है। तो यानी आगे चल के आने वाले क्वार्टर्स में एक अच्छे रेवेन्यू, एक अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही है सन फार्मा की तरफ से। वहीं बाकी अगर ब्रोकर्स की बात करें तो उसमें मॉर्गन स्टैनले ने हेक्सावेयर के ऊपर नतीजों के बाद अपनी एक रिपोर्ट पेश की है। वो ओवरवेट रेटिंग को बरकरार रखा है, 270 का लक्ष्य जरूर दे रहे हैं, लेकिन हाँ उनका हमारा नतीजे अनुमान से बेहद खराब थे। नई डील्स की वजह से आगे की विजिबिलिटी जरूर इंप्रूव होती है, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो नतीजों का एक नेगेटिव इंपैक्ट साफ तौर पे शेयर पे आता हुआ दिखेगा। वहीं मॉर्गन स्टैनले ने एसकेएस माइक्रो फाइनेंस के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है, ओवरवेट रेटिंग दे रहे हैं, टारगेट अभी नहीं दिया, लेकिन हाँ जो रिजल्ट्स थे कहीं ना कहीं इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस थे। जो एसेट अंडर मैनेजमेंट था उसमें करीब 84% की बढ़त देखने को मिली थी, वो काफी स्ट्रांग है। एसेट क्वालिटी स्टेबल रही है, वो एक बड़ा ट्रिगर है एसकेएस माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में। रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग को बरकरार रखा है, डाउनसाइड टारगेट दे रहे हैं 47 रुपीज का। डेफिनेटली जो एयरसेल के साथ डील है वो पॉजिटिव जरूर है कंपनी के लिए, और कंपनी 4G से सेवाएं शुरू कर रही है 9 सर्कल्स में, वो भी एक बड़ा ट्रिगर है, लेकिन ऑलरेडी एक रन अप आ चुका है कहीं ना कहीं, और यहां से कोई बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं की जा रही, ऐसा बैंक ऑफ अमेरिका में लिंच मानता है। सीएलएसए ने अदानी एंटरप्राइजेस पे अपनी अंडरवेट रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य दे रहे 78 रुपीज का। जो इनका कोल इंपोर्ट कारोबार है वहां पे एक धीमापन रह सकता है, और उसकी वजह से ओवरऑल नतीजों पर प्रेशर आता हुआ दिखेगा। साथ ही कंपनी की जो फाइनेंस कॉस्ट है वो एस्केलेट की है, और उसका एक इम्पैक्ट अभी जो उसका ओवरहैंग है आने वाली 1 से 2 तिमाही नहीं, रादर 1 से 1.5 साल तक देखने को मिल सकता है कंपनी की बैलेंस शीट पे। और लास्टली एचएसबीसी ने भारत फोर्ज के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है। यूएस में आंकड़े हैं, क्लास 8 ट्रक्स के आंकड़े हैं जो गिरावट के साथ आए हैं, 4 महीने से लगातार गिरावट है, लेकिन उसके बावजूद भी एचएसबीसी मानता है सभी नेगेटिव फैक्टर ने अभी भी बाई की रेटिंग बरकरार रखी है, 970 का टारगेट दे रहे हैं। डेफिनेटली क्लास 8 यूएस क्लास 8 ट्रक आंकड़े जो है वो चिंताजनक जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां से अब और ज्यादा बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं कर रहा है एचएसबीसी भारत फोर्ज के अंदर।
बिल्कुल। चलिए इस बीच कुछ स्टॉक्स जहां पर खबरें उसमें आप देखिए सन फार्मा इंडिकेटिव टिक्स में ही ये करीब 1.25% ऊपर है। हीरो मोटोकॉर्प और आयशर को भी देख लेते हैं, इनके नंबर्स आने वाले हैं। हीरो मोटोकॉर्प 2.25% ऊपर है और आयशर मोटर्स को देखते हैं, ये करीब 0.5% ऊपर है। JSW JSPL के यूनिट्स के एक्विजिशन की खबर के बाद ये काउंटर आज देखते हैं किस तरह से बिहेव करता है। JSW स्टील करीब 0.5%, JSW एनर्जी 0.5% ऊपर इस समय, लेकिन इस पर बात करेंगे। और कुछ काउंटर्स जहां पर कल हमने काफी सेलिंग प्रेशर देखा था, मिसाल के तौर पे अदानी पोर्ट या फिर अदानी एंटरप्राइज, ये भी ऐसे काउंटर्स हैं जिस पर आज नजर रहेगी, बिकॉज नंबर्स के बाद इनकी डाउनवर्ड री रेटिंग आज भी जारी रह सकती है। सो अदानी पोर्ट विल बी अंडर स्कैनर। लेकिन आज सुबह बाजार खुलने से पहले फास्ट मनी में हमने आपको कुछ पिक्स दी थी, देख लेते हैं एक बार क्या थी वो पिक्स। 10 में से 7 शेयर बिकवाली के बताएं। हिंडाल्को टाटा स्टील में दबाव देखने को मिल सकता है, जिस तरह से चीन के सर्विस पीएमआई के आंकड़े थोड़े नेगेटिव कमजोर आए हैं, असर देखने को मिलेगा मेटल पे। इंडो काउंट में भी दबाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिले। बैंक ऑफ इंडिया मुझे लगता है दबाव काफी तेज देखने को मिल सकता है। 80 रुपए के लक्ष्य के साथ बिकवाली कीजिए। सिंडिकेट बैंक में भी बिकवाली करने के सलाह कुछ एक और स्टॉक्स। DLF एक ऐसा शेयर है जिसमें मुझे लगता है कि दबाव देखने को मिल सकता है, कल काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। इसके अलावा रिलायंस कम्युनिकेशन भी कमजोर हो सकता है आज के ट्रेड में। हेवेल्स और सन फार्मा में मजबूती देखने को मिल सकती है। और बतौर सुपर हिट से आज के लिए मेरी तरफ से कैडिला होगा 340 रुपए का लक्ष्य रखना है। 13 मई को नतीजे आने वाले, नतीजे बेहतर देखने को मिल सकते हैं। नतीजों से पहले एक अच्छी खरीदारी की गुंजाइश है। मैंने आपको 4 ट्रेड बिकवाली के बताए थे। शुरुआत 2 NBFC कंपनीज के साथ करी थी। DHFL और SKS माइक्रो नंबर्स अनुमान से खराब रहे हैं, उसका इंपैक्ट डाउनवर्ड साइड पे देखने को मिलेगा। ADG पैक से रिलायंस इंफ्रा कुछ खराब खबरें आ रही है, जिसकी वजह से आज बिकवाली देखने को मिलेगी। नेल्को में नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा, उस वजह से मैंने इसे EPS का दर्जा दिया है। मुंजाल ऑटो, हीरो मोटो के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। 2 सरकारी कंपनियां मॉयल और EIL, इन दोनों के अच्छी खबरें आई हैं, जिसकी वजह से आज तेजी देखने को मिल सकती है। जस्ट डायल कल बिकवाली थी, आज भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली करके चल सकते हैं। ओरिएंट सीमेंट एक टर्नराउंड देखने को मिला है, जिस तरह के नंबर्स का अनुमान था उससे कई बेटर नंबर्स देखने को मिले हैं। और न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर तिमाही दर तिमाही मुनाफा 2 गुना हुआ है, उस वजह से मैंने इसे सुपरहिट का दर्जा दिया है। 206 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ आज की हमारी पिक्स थी। अब बाजार इस समय जिस तरह का है, आप इसको 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। एक तो अगर आपको ये पता हो कि कोई काउंटर फंडामेंटली नियर टर्म में बहुत स्ट्रांग हो सकता है, तो आप उस पर नजर डाल सकते हैं। और या फिर ऐसे काउंटर्स को पकड़िए आप जहां पर वीकनेस देखने को मिल सकती है, और वहां उन्हें आप सेल करके चल सकते हैं। मिसाल के तौर पे हेक्सावेयर, आज हमने स्टॉक ऑफ द डे में इसे बेचने की सलाह दी थी, क्योंकि नतीजों के बाद ये एक्सपेक्टेड है कि ये काउंटर भी डाउनवर्ड रिलेट होगा। करीब 9% नीचे प्री ओपन टिक्स में हेक्सावेयर आप इस समय देख सकते हैं, 208 का लेवल। खैर हमारा जो लक्ष्य था वो तो 217 का था, पर मुझे लगता है कि हो सकता है उसे और रिवाइज करना पड़े। एंड कीप दिस अंडर वॉच, बाजार खुलने के बाद 200 का लेवल यहाँ पर डेफिनेटली टेस्ट हो सकता है। मानस, जिस तरह के संकेत हैं, इंडिकेटिव टिक्स हैं, आप क्या सलाह देंगे हेक्सावेयर जैसे स्टॉक्स पर, जहां पर आज वीकनेस देखने को मिल सकती है पोस्ट नंबर्स, या फिर स्टॉक जहां पर कल काफी हैमरिंग हुई थी, मिसाल के तौर पे अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइज, इन स्टॉक्स पर क्या करेंगे आप? इवन जस्ट डायल। देखिए हेक्सावेयर की जहां तक बात है, मेरे ख्याल से 5-6 दिन पहले एक क्लियर इंडिकेशन आ गया था कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है, जब स्टॉक ने अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज और 240 का सपोर्ट ब्रेक किया था। अगर हम उस नजरिए से स्टॉक को देखें तो उसके जो टारगेट्स आते हैं वो करीब 210-208 के आसपास तक आते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर एक गैप डाउन ओपनिंग, इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो मैं समझता हूँ वहां पर शॉर्ट करने की सलाह नहीं रहेगी। एक बार अगर किसी ने शॉर्ट किया हुआ है तो वहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और अगर किसी ने लॉन्ग किया हुआ है तो इंतजार करें, क्योंकि इस गिरावट, इतनी बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक से एग्जिट होना और या तो वहां पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। जहां तक बात अदानी ग्रुप की है, दोनों ही स्टॉक चार्ट पे वीक लगते हैं। अदानी एंटरप्राइज के लिए मैंने पहले ही मेंशन किया कि 73 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अदानी पोर्ट में वीकनेस अभी और बढ़ेगी, मैं समझता हूँ कम से कम 200 या 198 तक के टारगेट्स पॉसिबल, बट उछाल पे बेचें जब स्टॉक 215 के आसपास है, तब आप स्टॉप लॉस 222 के आसपास तक का रख सकते हैं। बिल्कुल, और हेक्सावेयर में इनफैक्ट प्रिसाइसली बताया भी गया था कि 210 के पहले टारगेट्स होंगे डाउन साइड में, और वो ब्रीच होते हैं तो 190 तक के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं, तो नजर रखकर चलें शेयर पर। अर्निंग्स का रिफ्लेक्शन हम देख भी रहे हैं कि जहां अच्छे अर्निंग्स आते हैं वहां पर खरीदारी दिखती है, और जब वीक अर्निंग्स आते हैं वहां पर पनिशमेंट भी आता है, जैसे कि हेक्सावेयर में दिख भी रहा है। वी गार्ड की इसी पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं। अर्निंग्स है जो कि काफी स्ट्रांग रहे, जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 20 करोड़ से बढ़कर 42 करोड़ का आंकड़ा है, और एबिटा मार्जिन में भी एक स्ट्रांग ग्रोथ कंपनी ने रिफ्लेक्ट की है। और इनफैक्ट अविनाश, वी गार्ड का अगर प्राइस एक्शन आप देखेंगे भी तो जब बाजार में कमजोरी भी थी तब भी स्टॉक ने उस वीकनेस में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था, और एक स्ट्रांग ओपनिंग की तैयारी अब कर रहा है शेयर अपने 52 वीक हाइस पर ओपन होने के। 1067 पर इंडिकेटिव एक्शन में ट्रेड कर रहा है। अप्रोच क्या है आपकी?
नहीं बिल्कुल दीपाली, मुझे लग रहा है कि नंबर्स डेफिनेटली एनकरेजिंग है, बहुत मार्जिन फ्रंट पे एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे। और मुझे लग रहा है कि इवन फ्रॉम करंट लेवल्स जिस प्रकार का वॉल्यूम और जिस प्रकार का मार्जिन एक्सपेंशन हमने देखा है, हो सकता है कि आज स्टॉक अच्छी तरह से खुले। इसके बाद मेरे ख्याल से मार्केट्स उम्मीद करेगा कि FY17 में अगर 15 से 20% का अर्निंग्स ग्रोथ आता है तो डेफिनेटली इवन फ्रॉम करंट लेवल्स एक 10 से 15% का अपमूव इवन ऑन हाई बेस वैल्यू पॉसिबल लग रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डेफिनेटली बहुत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा है। बिल्कुल। इस बीच चलिए इंडिकेटिव टिक्स में अब देखिए सन फार्मा आज डेफिनेटली एक अच्छा संकेत, यहाँ पर ये 2.5% ऊपर इंडिकेटिव टिक्स में रुका है जाके। और कुछ स्टॉक्स जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ इंडिकेटिव टिक्स के आधार पर देखने को मिल रही है, इसमें ल्यूपिन है, बॉश है, टाटा मोटर्स पर रिलीफ है, ये करीब 1% ऊपर, टाटा मोटर्स DVR सॉरी, ये करीब 1% ऊपर। और साथ ही हीरो मोटोकॉर्प, आइडिया सेलुलर, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर मजबूती देखने को मिल सकती है। मानस, टाटा मोटर्स पर आपका व्यू क्या है? जो वीकनेस थी, क्या ये आर वी डन विद दैट इन द नियर टर्म या फिर हो सकता है और एक्सटेंड हो? है देखिए, कल की गिरावट से मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ, क्योंकि टाटा मोटर्स के चार्ट कल से पहले अगर आप पूछते तो डेफिनेटली पॉजिटिव लगते थे। और ये जरूर था कि 424-25 रेजिस्टेंस था, बट फिर भी पैटर्न काफी पॉजिटिव लग रहा था। बट कल जब स्टॉक ने 400 के लेवल्स को ब्रेक कर दिया, तब ऐसा लगने लगा कि शायद यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि करेक्शन अभी थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। स्टॉक अपना 100 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 370 रुपए के आसपास है, उसको टेस्ट कर सकता है। बट मेरे हिसाब से बिकवाली नहीं करनी चाहिए। ऑलरेडी 6% डाउन कल हम देख चुके हैं। मैं समझता हूँ कि अगर 370 या 360 तक के लेवल देखने को मिले तो वहां पर 2 से 3 हफ्ते के लिए खरीदारी करनी चाहिए, जिसके स्टॉप लॉसेस 340 के नीचे होंगे। और आप उम्मीद कर सकते हैं फिर से रिकवरी देखने को मिलेगी और स्टॉक वापस 410-420 के लेवल्स टेस्ट करेगा। जी, इसके अलावा कुछ स्टॉक्स जो कि कल वीक मार्केट में भी स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, उनको देख लेते हैं। एक तो फेडरल बैंक, जो हाल ही के हैमलिंग के बाद बीते 2 सेशन में काफी अच्छा रिकवर हुआ, कल भी अच्छी मजबूती स्टॉक में दिखी थी। रशल डेकोर एक और शेयर था जहां पर 4% के आसपास का मूव आया। साथ ही क्लेरिस लाइफ साइंसेज, इनफैक्ट कल का ये हमारा शेयर आपके बजट सेगमेंट का शेयर भी था और अच्छी मजबूती के साथ स्टॉक कल क्लोज भी हुआ। अभी भी एक पॉजिटिव शुरुआत की तैयारी में है, 1.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट अविनाश, आपकी अप्रोच क्या है क्लेरिस लाइफ साइंसेज में और छोटे फार्मा स्पेस में? कुछ स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं अभी इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से? इनफैक्ट दीपाली, अगर हम क्लेरिस लाइफ साइंसेज की बात करें तो डेफिनेटली इन द आईवी स्पेस ये काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं। इनफैक्ट प्रीवियस क्वार्टर में थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हमने अर्निंग्स में देखी थी, बट मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का प्राइस और जिस प्रकार का आगे की इनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली निवेश किया जा सकता है। और फार्मा स्पेस में हमको जैसे लार्ज कैप में अगर शेयर्स की बात करें तो सन फार्मा और लुपिन, हमें लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में, स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ 2016-17 में डेफिनेटली एक अच्छा रिवाइवल देखने को मिलेगा। इनको डेफिनेटली जो अर्लियर प्रॉब्लम्स थे फार्मा मार्केट में, स्पेशली रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमें लग रहा है कि शायद अभी खत्म हो रहा है। तो सन फार्मा और लुपिन में डेफिनेटली अगर कोई भी डिक्लाइन आती है तो अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। बिल्कुल। इस बीच चलिए एटलीस्ट जो ओपनिंग है, हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट मिल जाए 7700 को। करीब 20-24 पॉइंट ऊपर निफ्टी इंडिकेटिव टिक्स में है, लेकिन कल मिड कैप में जहां वीकनेस थी उनमें से कई स्टॉक्स हैं जिस पर आज भी वीकनेस है। मिसाल के तौर पे आप देखिए दीवान हाउसिंग फाइनेंस, ये करीब 3.5% नीचे है। जस्ट डायल करीब 1.5% नीचे है। JSPL, हालांकि JSW इन्हें बेल आउट जरूर कर रहा है, पर इसके बावजूद जो नंबर्स हैं उसके आधार पर JSPL करीब 1.25% नीचे। केन इंडिया, अदानी एंटरप्राइज, NCC और बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर रुझान जो है शुरुआती दौर में एटलीस्ट नेगेटिव लग रहा है। मानस, JSW स्टील पर आपकी क्या सलाह होगी? अब जिस तरह की खबरें हैं, ऑलरेडी इनके बैलेंस शीट स्ट्रेस्ड है, अब ये JSPL को भी बेल आउट करें। JSPL तो खैर नेगेटिव है ही नंबर्स के बाद। ये दोनों आपको कैसे लग रहे हैं स्टॉक? देखिए, JSW स्टील की जहां तक बात है, ऐसा लगता है कि अब स्टॉक करेक्शन के लिए तैयार है। एक बड़ी रैली हम 960 रुपए से देख चुके थे और कल जिस तरह के पैटर्न बने, ऐसा लगता है कि स्टॉक अब गिरावट दिखाएगा और कहीं ना कहीं 1250, जो कि 50 दिनों का मूविंग एवरेज है, उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, बट अपने स्टॉप लॉसेस 1350 के ऊपर जरूर लगाएं। जहां तक बात जिंदल स्टील एंड पावर की है, यहाँ पर भी अभी 400 वीक लगते हैं। इस तरह मैं समझता हूँ कि कम से कम 54 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। स्टॉक ने 50 दिनों का मूविंग एवरेज कल ब्रेक किया है, तो यहाँ पर भी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया सकती है, बट अपने स्टॉप लॉसेस 69 के ऊपर जरूर रखें।
जी, मार्केट्स खुलने वाले हैं। कुछ स्टॉक्स इंडिकेटिव एक्शन में जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं उन्हें देख लेते हैं। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर अच्छी शुरुआत, 8% ऊपर, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ अर्निंग्स भी आए हैं, 214 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। वी गार्ड, अभी हमने बातचीत भी की, यहाँ भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही क्वार्टरली बेसिस पर, स्टॉक 7% ऊपर 1067 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। सुंदरम फाइनेंसर 5% की मजबूती इंडिकेटिव एक्शन में 1387 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। साथ ही साइंट एक और स्टॉक है जहां पर पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है, 3% गेंस के साथ 479 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। साथ ही आप देखिए सन फार्मा को यहाँ पर अब 2.5% से ज्यादा की मजबूती देखी जा रही, 825 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है। और नेल को अच्छे अर्निंग्स आए हैं और इसीलिए स्टॉक 2.5% ऊपर 97 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। जहां कमजोर ओपनिंग हो सकती है उनमें आप देखिए हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज आज का हमारा स्टॉक ऑफ द डे, जहां पर बिकवाली की राय दी गई है 8.5% नीचे इंडिकेटिव एक्शन में 208 के लेवल्स पर। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स एक और शेयर जहां पर वीक ओपनिंग हो सकती है, 4.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस यहां पर भी सॉफ्टनेस देखी जा रही है इंडिकेटिव एक्शन में और स्टॉक करीब 3.5% नीचे ट्रेड कर रहा है 191 के लेवल्स पर। प्रेस्टीज एस्टेट, भारत फोर्ज, ये कुछ और शेयर्स है जहां पर वीकनेस है, 2% से ज्यादा की वीकनेस इन सभी स्टॉक्स में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। इनफैक्ट दीवान हाउसिंग पर माना संक्षेप में आपके कमेंट्स क्या हैं जिस तरह की वीकनेस अभी दिख रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब तक स्टॉक अपने 50 दिनों की मूविंग एवरेज जो कि 192 के आसपास है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक तो मैं समझता हूँ चिंता की बात नहीं है। ये जरूर है कि 210 205 रेजिस्टेंस की तरह प्ले कर रहा है, बट फिर भी एक साइडवेज मूव है और जब तक 192 के लेवल्स ब्रेक ना करे तब तक यहाँ पर लॉन्ग में बने रहना चाहिए। अपने स्टॉप लॉस 192 के नीचे लगाने चाहिए। बट अगर आपको फ्रेश लॉन्ग करना है तब तो बिल्कुल आपको 210 का इंतजार करना है। अगर उसके ऊपर स्टॉक निकले तभी लॉन्ग बनाए, अदरवाइज उससे पहले लॉन्ग ना बनाए। बिल्कुल, चलिए इस बीच ओपनिंग हुई है और 21 पॉइंट ऊपर निफ्टी इस समय 7729 का लेवल इस समय निफ्टी पर देखने को मिल रहा है। शुरुआती टेक्स में सन फार्मा टॉप गेनर है, 2.5% ऊपर सन फार्मा इस समय ट्रेड करते हुए। बाकी गेनर्स जिसमें लुपिन है जो कि 1% ऊपर है, बॉश के काउंटर पर 1% का मूव है। टाटा मोटर्स डीवीआर दोनों पर ही अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, औरबिंदो फार्मा, आइडिया सेलुलर, अदानी पोर्ट खैर नेगेटिव है, लेकिन एचयूएल और एक काउंटर है जहां पर शुरुआती दौर में मजबूती देखने को मिल रही है। कुछ और गेनर्स को अगर हम देखें जहां पर रुझान ठीक देखने को मिल रहा है, इसमें आइडिया सेलुलर है जो कि करीब 0.25% ऊपर, हालांकि इनका जो बड़ा केपेक्स है वो हो सकता है थोड़ा वे करे इस काउंटर पे। हिंडाल्को अब करीब 1% ऊपर है। आज एसबीआई के काउंटर पर 0.5% का मूव है। आइशर मोटर्स 0.5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। मारुति सुजुकी के काउंटर पर 0.5% का मूव है। साथ ही एक्सिस बैंक, यस बैंक, इन्फोसिस, भारती इंफ्राटेल, सिप्ला और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव इस समय देखने को मिल रहा है। निफ्टी इस समय 30 पॉइंट ऊपर है, 7737 का लेवल, यानी ऑलमोस्ट 0.5% ऊपर ये ट्रेड करते हुए। आज का हमारा स्टॉक ऑफ द डे था हेक्सावेयर। हमने यहाँ पर बिकवाली की सलाह दी थी आपको। ये काउंटर 7.5% नीचे है। नंबर्स के बाद हैमर होते हुए वॉल्यूम्स के साथ गिरावट 211 के लेवल पर हेक्सावेयर इस समय 7.25% नीचे इस समय ट्रेड करते हैं। दीपाली जी, हेक्सावेयर अभी भी 7.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। एक वीक ओपनिंग हुई है, लेकिन कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं मार्केट ओपनिंग के बाद जो कि एक्शन में है। हेक्सावेयर को हम देख चुके हैं, लेकिन जहां पर खरीदारी दिख रही है प्रिसाइसली वो शेयर्स अगर देखें तो जिस तरह का रिफ्लेक्शन इंडिकेटिव एक्शन में था उसी तरह की ओपनिंग हुई भी है। आप देखिए वी गार्ड 12% ऊपर अब आ चुका है, अब 1120 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है अपने फ्रेश 52 वीक हाइस पर। सन फार्मा की पॉजिटिव शुरुआत हुई है एज पर पॉजिटिव न्यूज फ्लो, 2% ज्यादा के गेंस के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। साथ ही अच्छी शुरुआत जिन स्टॉक्स में हुई, आप देखिए केईसी इंटरनेशनल को 2.5% से ज्यादा के गेंस वहां भी देखे जा रहे हैं और स्टॉक 129 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। तो जहां जहां अच्छी अर्निंग्स आई हैं वहां डेफिनेटली पॉजिटिव शुरुआत हुई है आज के सत्र में। लेकिन मानस में फेडरल बैंक के स्टॉक पर आप एक कमेंट लेना चाहती हूं। हाल ही कमजोरी के बाद बीते 2-3 सेशन में अच्छे रिकवरी इसने लोअर लेवल से दिखाई और अभी भी 1% से ज्यादा के गेंस के साथ स्टॉक की शुरुआत हुई है। इनफैक्ट अब 2.25% ऊपर आ चुका है। क्या यहां से और चल सकता है ये स्टॉक? बिल्कुल चल सकता है। देखिए, दो पर्सपेक्टिव से, चाहे आप ट्रेडर हो चाहे आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर हो, दोनों ही लिहाज से स्टॉक अच्छा लगता है, क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन आज आ गया है, 100 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है। अगर आप मंथली चार्ट देखिए तो वहां पर आपको बुलिश इंडिकेशन दिखेंगे और ऐसा लगता है कि अगर मीडियम टर्म का टाइम फ्रेम रखा जाए जो कि 2 से 3 मंथ का होगा तो मैं समझता हूँ 60 और 62 तक के लेवल्स पॉसिबल है। ट्रेडिंग की जहां तक बात है, मैं समझता हूँ कि एक लॉन्ग पोजीशन अभी बनाई जा सकती है जिसके स्टॉप लॉसेस 48.50 के रहेंगे और टारगेट 53 के आसपास के रहेंगे। चलिए इस बीच सन फार्मा के साथ साथ सन फार्मा एडवांस को भी देख लेते हैं। इन दोनों ही काउंटर्स पर इनफैक्ट दोनों ही अपने रिस्पेक्टिव इंडाइसेस के टॉप गेनर हैं। सो सन फार्मा 2.5% ऊपर निफ्टी का टॉप गेनर और सन फार्मा एडवांस मिड कैप में टॉप गेनर, ये भी करीब 2.5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। अविनाश,
इन दोनों में इस समय ज्यादा कन्विक्शन कहां पर है आपका? आई थिंक क्लियरली मीर, अगर हम दोनों में से सिलेक्ट करें तो सन फार्मा में डेफिनेटली कन्विक्शन ज़्यादा आता है। मुझे लग रहा है कि काफ़ी समय के बाद एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है। मोर इम्पॉर्टेंटली जो रैनबैक्सी का जो इंटीग्रेशन है वो मेरे ख्याल से मार्केट चाहेगी कि FY17 में पूरी तरह से कंप्लीट हो और इसका भी बेनिफिट कंपनी को मिले। और हमको लग रहा है कि अगर लॉन्गर टर्म का पोटेंशियल देखे, कम से कम साल भर का नजरिया ले, तो मुझे लग रहा है कि 925-950 का टारगेट पॉसिबल है। यहाँ पे डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट का कॉल लिया जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है। इस बीच आप देखिए रिको इंडिया को एक स्टीप डाउनसाइड रिएक्शन जैसा कि प्रोजेक्टेड था भी। बीएसई 26 मई से ट्रेडिंग सस्पेंड कर सकती है। ऑलरेडी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की वजह से ये कंपनी लगातार सेबी के स्कैनर में है और एक कंसिस्टेंट वेल्थ डिस्ट्रॉयर रही भी है। 271 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है अभी रिको इंडिया। इनफैक्ट अभी हमने कुछ देर पहले बातचीत की भी थी अविनाश से, जो कि मानते हैं कि जो भी लॉसेज आपको हो रहे हैं उन्हें समेटिए और बाहर आ जाइए, क्योंकि यहां से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी अभी भी बनी हुई है। लेकिन कुछ और शेयर्स देख लेते हैं। इनफैक्ट अब देखें एक्सवेयर को तो 6.5% नीचे अभी भी ये ट्रेड कर रहा है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर अभी अविनाश आपकी अप्रोच क्या है? दीवान हाउसिंग की वीक ओपनिंग हुई, आज 3% नीचे ट्रेड कर रहा है। LIC हाउसिंग को हटा दें तो मोरलेस जो अर्निंग्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशंस या फिर बेटर साइड पर ही आए हैं। लेकिन दीवान हाउसिंग में जो रिएक्शन अभी है इसे आप कैसा देखते हैं और फ्रेश इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आपकी चॉइस क्या है? नहीं, मुझे लग रहा है कि हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में जिस प्रकार का रिएक्शन आपको दीवान हाउसिंग पे मिला है, मेरे ख्याल से मार्केट्स नॉर्मली रिजल्ट्स के बाद एक सेल रिएक्शन जरूर आता है। नंबर्स अगर हम देखें तो दीपाली काफी अच्छे थे। 25% की लोन डिसबर्समेंट ग्रोथ, अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो बिलो 1%, और प्रॉफिटेबिलिटी भी 17% बढ़ी है। तो मुझे लग रहा है कि नतीजे डेफिनेटली अच्छे हो सकता है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक वीक रहे, लेकिन अगर 175-180 का लेवल आता है तो डेफिनेटली इसमें खरीदारी की राय रहेगी। और एंटायर हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में हमको लगता है कि जैसे कि रेपको हाउसिंग फाइनेंस है, HDFC बड़े फ्रंटलाइन शेयर्स में, ये सारे शेयर्स में डेफिनेटली आगे FY17 भी अच्छा रहेगा। इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो चुके हैं और ऊपर से जिस प्रकार का ग्रोथ पोटेंशियल टायर 2 टायर 3 सिटीज से आने वाला है, बहुत स्मार्ट सिटीज से, और क्लियरली जो बजट में अनाउंसमेंट्स आए हैं, मुझे लग रहा है कि कोई भी गिरावट अगर आती है तो इन शेयर्स में डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को निवेश करना चाहिए। चलिए एक बार वी गार्ड को देख लेते हैं। वी गार्ड के काउंटर पर आज इस समय अच्छे वॉल्यूम्स के साथ 10% का मूव है। करीब 10% ऊपर वी गार्ड इस समय ट्रेड करते हुए, और एक दो काउंटर जिस पर ठीक वॉल्यूम्स के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। इसमें TPL प्लास्टिक है, ये करीब 4% ऊपर है आज, ठीक वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर एज ए स्पेस आपको देखना हो तो आप शुगर स्टॉक्स को एक बार देख सकते हैं। उसमें हल्का सा मोमेंटम शुरुआती दौर में देखने को मिल रहा है शुगर स्टॉक्स में। पर हाँ, क्या ये और अपमूव दिखाएगा, सस्टेन करेगा? आई थिंक इसके लिए थोड़ा समय इसे देना चाहिए। रही बात नेगेटिव स्टॉक्स की, तो इसमें कुछ एक स्टॉक्स है जिनकी हैमरिंग आज भी जारी है, जहां पर कल सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। सो यू पिक अप एनी ऑफ देम। आप जस्ट डायल को देखिए, अदानी एंटरप्राइज को देखिए, अदानी पोर्ट को देखिए, इन स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी संकेत खराबी हैं। ये जस्ट डायल आज भी 2.5% नीचे है। अविनाश, अब जस्ट डायल पर स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए अगर किसी के पास पड़ा हुआ है इस समय? नहीं, हमारे ख्याल से तो मीर जस्ट डायल में अभी भी वैल्यूएशंस बहुत ही एक्सपेंसिव है। अगर हमने इसके 3 के रिजल्ट्स देखे तो इसमें टॉप लाइन ग्रोथ और इबिटा ग्रोथ में बहुत ही बड़ा नेगेटिव सरप्राइज आया था, और मार्केट्स अभी क्लियरली कॉशियस मोड में है, क्योंकि अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए आता है तो मेरे ख्याल से स्टॉक में काफ़ी भारी गिरावट इन द नियर टर्म आ सकती है। क्योंकि नॉर्मली हमने देखी है कि जो भी ई-कॉमर्स की कंपनीज है इनको बहुत हैवीली डिस्काउंटेड मार्केट देता है, लेकिन अगर अर्निंग्स ग्रोथ नहीं होती और स्पेशली इबिटा पे कोई ग्रोथ नहीं आता तो इसका मतलब यही है कि स्टॉक में कटाई के लिए डेफिनेटली अभी भी आगे काफी पोटेंशियल है। मेरे ख्याल से जिनके पास है वो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म में अगर 1-2 क्वार्टर्स रिजल्ट्स खराब आते हैं तो पूरी तरह से एग्जिट करें। एक बार जुबिलेंट फूड्स को भी देख लेते हैं। शुरुआत पॉजिटिव हुई है, 1% ज्यादा के गेंस के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी 1163 के लेवल्स पर। 14 रुपए की मजबूती अभी देखी जा रही है। साथ ही रियल एस्टेट पॉकेट से इंडियाबुल्स रियल एस्टेट HDL इन शेयरों की भी एक पॉजिटिव शुरुआत हुई आज के सत्र में। लेकिन मानस प्रिसाइसली तो जुबिलेंट फूड्स आपको कैसा लग रहा है मौजूदा लेवल्स पर, और इंडियाबुल्स रियल एस्टेट यहाँ एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए? बीते कुछ सेशंस में काफी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हुए हैं स्टॉक में। कल थोड़ा करेक्ट जरूर हुआ था लेकिन आज वापस हरे निशान में है, क्या करें यहाँ?
देखिए जहां तक बात जुबिलेंट फूड की है 1348 के हाइज बने थे और उसके बाद स्टॉक करेक्ट हुआ था, तो एक डिसेंट करेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और कल जिस तरह की बाइंग इंटरेस्ट हमें लोअर लेवल पे देखने को मिली, ऐसा लगता है कि करेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ये जरूर है कि थोड़ा इंतजार करें, स्टॉक एक बार सेटल हो जाए 1175 के ऊपर, उसके ऊपर ट्रेड करने लगे, तब आप वहां पर लॉन्ग बनाएं। उस केस में स्टॉप लॉसेस 1100 रुपए के नीचे रखें और आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर 1175 के ऊपर ट्रेड करेगा तो वापस हमें जो रीसेंट हाई 1348 के थे वो जल्द ही स्टॉक में देखने को मिलेंगे। दूसरा आईवी रियल एस्टेट की जहां तक बात, देखिए काफी स्टॉक ऐसे रियलिटी स्पेस में है जहां पर हमने पिछले दिनों अपमूव देखा है और ऐसा लगता है कि शायद मीडियम टर्म के लिए अपमूव अभी कंटिन्यू रहेगा। आईबी रियल एस्टेट ने कल जरूर हमें गिरावट देखने को मिली है, बट फिर भी मैं समझता हूँ कि लोअर लेवल पे 66 बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर 66 के नीचे स्टॉक जाए तभी आप शॉर्ट पोजीशन बनाए, अदरवाइज तो मैं समझता हूँ कि खरीदारी करने के मौके हैं। 66 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में 70 रुपए स्टॉक ब्रेक करके 7250 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। चलिए इस बीच निफ्टी में एटलीस्ट इस समय तो ऐसा लग रहा है कि अपसाइड हो सकता है, थोड़ी कैप्ड ही रहे, बिकॉज यू लुक एट द नेगेटिव लिस्ट, इसमें कई बड़े स्टॉक हैं जिसका सेंटिमेंट आज भी कमजोर है। अदानी पोर्ट आज भी स्लाइड करते हुए इसने अभी अभी 200 का लेवल टेस्ट किया है, फिलहाल 3% नीचे है। अल्ट्राटेक सीमेंट है जो कि 1.5% नीचे है। देन देयर टाटा स्टील, जी एंटरटेनमेंट, बीपीसीएल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसीसी, अंबुजा सीमेंट्स, इन पर नेगेटिव रुझान है। हिंडाल्को करीब 1/4% नीचे है। ग्रासिम, इंडसइंड बैंक, भारती इन्फ्राटेल, इन काउंटर्स पर रुझान थोड़ा नेगेटिव है। हाँ, ये ज़रूर है कि बैंकिंग में थोड़ी सी रिलीफ है, कर्टसी एसबीआई जो कि करीब 1/4% ऊपर है, लेकिन जो बाकी काउंटर्स हैं उससे ओवरऑल भी अगर आप देखें निफ्टी बैंक को इस समय तो करीब 30-40 पॉइंट्स का मूव है। जिस तरह का नेगेटिव सेंटीमेंट इस स्पेस में बना हुआ है, ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता 30-40 पॉइंट्स का मूव जो कि देखने को मिल रहा है। पर अविनाश, आईसीआईसीआई बैंक पर अब आपका व्यू क्या है? आई थिंक वीर, जिस प्रकार की कटाई स्टॉक में हो चुकी है, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स ने शायद शॉर्ट टर्म में काफ़ी सिग्निफिकेंटली इसको एक डी रेटिंग दी है। और जो पॉजिटिव बात प्रीवियस क्वार्टर में हुई कि इनकी प्रोविजनिंग में एडिशनली इन्होंने 3600 करोड़ की प्रोविजन डाली, तो क्लियरली थोड़ा सा डेफिनेटली विजिबिलिटी मिली है कि किस प्रकार की एसेट क्वालिटी अभी आईसीआईसीआई बैंक के पास है। मुझे लग रहा है कि और एक क्वार्टर शायद थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में पेन हो सकता है, बट करीबन 200-205 का जो लेवल है वो काफ़ी क्रूशियल है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली अगर किसी के पास है तो होल्ड करे। बेचने की राय शायद थोड़े समय के बाद आएगी अगर रिजल्ट्स वापस एक नेगेटिव सरप्राइज प्रेजेंट करे, तो बेटर टू होल्ड। चलिए अब जान लेते हैं कि शेयर आपके बजट में का जो हमारा खास सेगमेंट है उसमें कौन सा शेयर है जो कि अच्छे गेन्स आज आपको दिला सकता है। सुमित हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, कल क्लेरिस लाइफ साइंसेज की आपने बात की थी और स्ट्रॉन्ग गेन्स के साथ ये स्टॉक अपने डे हाई पर कल क्लोज भी हुआ था। आज के लिए ऐसा ही एक स्टॉक कौन सा लाए हैं आप? शुक्रिया दीपाली। आज जो शेयर चुन के लाया वो ऑयल एंड गैस स्पेस से है। एमआरपीएल को चुना गया है। कंपनी रिफाइनिंग बिजनेस के अंदर है। हायर लेवल से शेयर करीब 18 से 20% के आसपास वैल्यू इरोड भी कर चुका है। और अब जिस तरह के नंबर्स देखे हैं पिछले क्वार्टर के अंदर, टर्न अराउंड था, घाटे से मुनाफे के अंदर कंपनी लौटते हुए दिखाई पड़ी। और इस क्वार्टर के लिए भी ये माना जा रहा है कि कंपनी हो सकता है ऑपरेटिंग फ्रंट पे घाटे से मुनाफे के अंदर लौटते हुए दिखाई पड़े। तो एक अच्छे नंबर ऑपरेशनल फ्रंट पे कंपनी दे भी रही है। जिन रिपोर्ट्स को रिफर किया जा रहा है उनका ये भी मानना है कि कंपनी इस तिमाही के अंदर शायद $5 से $6 पर बैरल के आसपास तक के जीआरएम का फिगर लाते हुए दिखाई पड़े। वैसे भी जो नंबर्स अब तक आए हैं ऑयल एंड गैस स्पेस में, उन नंबर्स में रिफ्लेक्शन आ भी रहा है कि इस स्पेस के एटलीस्ट नंबर्स अच्छे ही आ सकते हैं, क्योंकि क्रूड की जो कीमतों में गिरावट रही है उसका एक इम्पैक्ट रहेगा। तो ओवरऑल इन नंबर्स में तो अच्छा सुधार देखने को मिलेगा ही। 6 रुपए के आसपास की ईपीएस मौजूदा है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये माना जा रहा है करीब 11 रुपए तक की ईपीएस आते हुए दिखाई पड़ेगी। FY17 के लिए 6 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है। कंपनी में वैसे भी एचपीसीएल और ओएनजीसी जैसे बड़े दिग्गज कंपनियों की हिस्सेदारी है, तो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। स्ट्रॉन्ग कंपनी के नंबर्स आने की उम्मीद है। केआर चौकसी की एक रिपोर्ट को रिफर किया गया, उनका मानना है कि नियर टर्म में करीब 80-85 रुपए तक के टारगेट्स भी यहाँ पे आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। चलिए इस बीच देख लेते हैं कुछ और स्टॉक्स को। एमआरपीएल आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर करीब 0.25% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। 70 के आसपास का लेवल है। मानस, एक टेक्निकल व्यू क्या होगा आपका एमआरपीएल पर? देखिए, मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा क्योंकि बड़ा रेजिस्टेंस दिखता है 71 और 72-50 की रेंज में। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती है, मैं समझता हूँ कि ट्रेडर के लिहाज से तो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तब तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं क्योंकि पैटर्न पॉजिटिव है
और ऐसा लगता है कि शायद आने वाले टाइम में 7250 के लेवल्स ब्रेक होंगे। अगर 7250 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो कम से कम 82-83 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो आपके पास ऑलरेडी है तो बने रहे, अपना स्टॉप लॉस 67 के नीचे रखें, बट फ्रेश लॉन्ग तो 7250 के ऊपर ही बनते हैं। जी, ब्रजेश सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। ब्रजेश, गुड मॉर्निंग। इंडेक्स पर आपका आउटलुक क्या रहेगा आज के लिए? कुछ स्ट्रैटेजी बनाना चाहेंगे? अभी 7728 पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग दीपाली जी। देखिए कुछ इंपॉर्टेंस लेवल्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स मूविंग एवरेज थे, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। जैसे कि हम सिंपल 200 सिंपल मूविंग एवरेज डेली चार्ट पे देखें तो लगभग 7848-43 के आसपास आ रहे थे। अगर हम 200 डे सिंपल EMA को भी अगर हम देखते हैं डेली चार्ट पे तो इट वाज बीन कमिंग समवेयर अराउंड 7778। तो स्टिल इट्स बीन ट्रेडिंग बिलो दैट ओनली। कुछ प्रिसाइजली प्रीवियस जो टॉप था 7770 उसके नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल स्ट्रेटजी यही रहेगी, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रहेगी जब तक कि हम 7850 ब्रेक नहीं करते हैं ऑन अपर साइड। डाउन साइड की मैं बात करता हूं तो इमीडिएट बेसिस पे 6750 से लेकर 6770 का लेवल एक है। पर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक पैनिक देखने को मिले और एक बार हम 7600 के नीचे ट्रेड करें। देयर वेयर वी लुक लाइक कि अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो वहां पर एक हम बाइंग की सलाह दे सकते हैं विद कीपिंग अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 7550 ऑड, और 7600 के आसपास में अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो वहां पर आप चुनिंदा शेयर्स ब्लू चिप्स को आप बाइंग कर सकते हैं। जी, तो निफ्टी को देखें अभी 7728 के आसपास से ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव शुरुआत हुई है डिस्पाइट की जो क्यूज था इंटरनेशनल मार्केट से वो वीक थे, लेकिन एक रेंज में ही घूमता हुआ बाजार अभी नजर आ रहा है। लेकिन बड़े एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं ये भी आपको बता देते हैं। हालांकि एफआईज की जो अप्रोच रहती है इंडियन मार्केट्स में उसको काफी क्रूशली वॉच किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि एफआईज इंडियन मार्केट्स को ड्राइव करते हैं, लेकिन जिस तरह से पेंशन फंड्स और ईपीएफओ के फंड्स बाजार का रुख कर रहे हैं, ऐसे में स्थिति पूरी तरह से बदल सकती है, क्योंकि घरेलू संस्थागत निवेशकों का जो रोल है वो काफी सिग्निफिकेंट यहां से हो सकता है। एसबीआई म्यूचुअल फंड के नवनीत मुनोत का मानना है कि बाजार के लिए हालात बेहतर हो रहे हैं, ग्लोबल चिंताएं घटी हैं और बेहतर मॉनसून की उम्मीद है। ऐसे में एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में तो मार्केट बढ़ रहा है। जैसे लास्टली अगर हम जैन से लेके फेब का पीरियड देखें तो देवर सेलिंग, तो मार्केट वाज फॉलिंग। मार्च में उन्होंने इन्वेस्ट किया तो मार्केट बढ़ रहा है, अभी वापस से पैसा निकाल रहे हैं तो मार्केट गिर रहा है। तो ये कब तक डोमिनेंस हम देखते रहेंगे? क्या म्यूचुअल फंड लीड करते हुए हम कभी देख सकते हैं? पिछले एक वर्षों में हमने देखा है कि जब भी एफआईएस की बड़ी सेलिंग हुई है तो काफ़ी हद तक जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सेलिंग को एब्जॉर्ब कर पाए। पर अभी भी एफआईआई का टोटल जो मार्केट का होल्डिंग है वो म्यूचुअल फंड से काफ़ी बड़ा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। दे ओन ऑलमोस्ट 23-22% ऑफ द टोटल मार्केट। तो जो फ्लोटिंग स्टॉक है उसका तो और भी बड़ा परसेंटेज हो गया। बट धीरे धीरे जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स में फ्लोज आ रहे हैं, जिस तरह से अभी ईपीएफओ का और दूसरे पेंशन फंड्स का पैसा आना चालू हो गया है, हमने एसआईपी फंड्स की बात करी, एक समय आएगा जब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इतने बड़े हो जाएंगे कि हमारी ये जो उतार चढ़ाव बाजार का हम देखते हैं एफआईएस के फ्लोर पर इतना हम निर्भर करते हैं, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। श्योर, आपने मेंशन किया क्रूड का और आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि व्हाट आर द रीजन व्हाई इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लोज आए थे बिकॉज ऑफ द क्रूड फैक्टर। बट क्रूड प्राइसेस की अगर हम बात करें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान इज ऑलरेडी देयर। तो अगर ये बढ़ता है तो ये सिचुएशन को आप कैसा देखते हैं और गोइंग फॉरवर्ड आपका क्रूड पर आउटलुक क्या है? मेरे को नहीं लगता है कि हम इमीडिएटली $20 देखने वाले हैं जो बाजार का मेजर कंसर्न था। आई थिंक $40 के आसपास भी अगर स्टेबल हो जाए, $40-45 के आसपास भी, तो भी अच्छा है। अभी वापस मई एंड में इनकी मीटिंग होगी ओपेक और नॉन ओपेक कंट्रीज की, तो वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट। कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन का एंड हो गया है, लार्जली आप इसको कैसा देखते हैं और यहाँ पे लेकर गोइंग फॉरवर्ड ट्रेंड कैसा मेंटेन रहेगा इंडियन कंपनीज के लिए और इंडियन कंपनी पर्सपेक्टिव के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले 2 क्वार्टर्स? इफ यू कैन जस्ट इलैबोरेट ऑन दैट। आई थिंक अर्निंग्स बॉटम आउट हो गई हैं, क्लियरली दिख रहा है रिजल्ट्स में। कुछ सेक्टर्स में ऑलरेडी सुधार हो रहा है। बैंकिंग सेक्टर में जैसे जो आई थिंक एनपीए वगैरह का प्रेशर है, मेरे ख्याल में अनादर एक आध क्वार्टर के बाद वो प्रेशर कम हो जाएगा तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। कमोडिटी प्राइजेस जैसे हमने बात करी वो काफ़ी ड्रैग कर रहे थे, कमोडिटी प्राइजेस नीचे थे तो मेटल्स कंपनीज, ऑयल कंपनीज वो जो ड्रैग कर रही थी वो प्राइजेस स्टेबल हो जाते हैं तो थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। रूरल ग्रोथ एक बार आना चालू हो जाती है, मानसून ठीक है तो जो कंपनीज को रूरल कंजम्पशन
कंजम्पशन की वजह से प्रॉब्लम थी वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो काफ़ी जो सेक्टर जो ड्रैग कर रहे थे अर्निंग्स को, मेरे को लग रहा है कि उनमें स्टेबलाइजेशन आ जाएगा और बाकी ग्रोथ जैसे रिवाइव होती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग से, रूरल कंजम्पशन से, अर्बन कंजम्पशन ऑलरेडी रिवाइव हो रहा है, जैसे ही अर्निंग्स ग्रोथ दिखने लगेगी तो बाजार पे भी वापस चेंज हो जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कौन कौन से सेक्टर्स में उनको ध्यान देना चाहिए और कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो उनको अवॉइड करने चाहिए? जो एकदम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सबसे बेहतर जरिया है म्यूचुअल फंड, प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैं। आपने रिटर्न्स की बात करी, ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले कई वर्षों में। एसआईपी सबसे बढ़िया तरीका है इन्वेस्ट करने के लिए। आपको डायरेक्ट ही करना है। सेक्टर्स की जनरली बात करनी है तो मेरे को लगता है कि जिस तरह से रिकवरी आनी चाहिए इकोनॉमी में, तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा अगर रिकवर होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, रोड्स, रेलवेज, पावर, टीएनडी वगैरह पे, तो वो कुछ अच्छे हो सकते हैं। फिर जो अपना रूरल इकोनॉमी रिवाइव होती है, ओवरऑल अर्बन कंजम्पशन रिवाइव हो रहा है तो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन ठीक कर सकता है। दूसरे दिन छोटे छोटे सेक्टर्स हैं, केमिकल्स हो गया है, सीमेंट हो गया, कुछ और सेक्टर्स हैं जो अच्छे कर रहे हैं। बट बाय एंड लार्ज आई वुड स्टिल सजेस्ट कि एक म्यूचुअल फंड्स का एक अच्छा जरिया है जहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। मैं आज तक दीपाली इतने म्यूचुअल फंड मैनेजर से बात की होगी, मैंने कभी भी किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर के मुंह से ये नहीं सुना कि म्यूचुअल फंड के जरिए मत कीजिए निवेश। हर म्यूचुअल फंड मैनेजर यही बोलता है मार्केट अच्छा है, बॉटम बन गया है, यहाँ खरीदारी कीजिए, वहाँ खरीदारी कीजिए, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप म्यूचुअल फंड्स में ही खरीदारी कीजिए। एनीवेज, कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर इंटरेस्टिंग मूव है। साथ ही हमारे साथ देवेन चौकसी भी कुछ देर में जुड़ेंगे। ब्रिजेश सिंह इस बीच हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। ब्रिजेश, इनफैक्ट देवेन इज विद अस, मैं उनसे एक सवाल ले लेता हूं। देवेन, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। अभी कुछ देर पहले हम नवनीत मुनोत जी की बात सुन रहे थे एंड ही वाज लाइक मार्केट में बॉटम बन चुका है, यहाँ से आगे खरीदारी की जा सकती है। नाउ दैट्स अ वेरी जेनरिक क्वेश्चन। द प्रॉब्लम इज, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय मार्केट में है किसी भी ट्रेडर के लिए या फिर इवन इन्वेस्टर के लिए, कि हर बार जब वो ये सोचता है कि चलो अच्छी लेवल आ गए हैं, मैं यहाँ पर खरीद लेता हूँ, अच्छी वैल्यूएशन आ गई है, इट्स नॉट द वैल्यू, इट्स द टाइम वाइज करेक्शन जो कि बार बार हो रहा है मार्केट में, जिस वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बिकॉज हर बार वो जिस लेवल पे खरीदता है वहां से थोड़ा ऊपर जाता है, फिर वापस उसी लेवल पे आ जाता है भाव, और ये फ्रस्ट्रेटिंग है किसी के लिए भी। ये दौर कब खत्म होता देख रहे हैं आप? मीत, गुड मॉर्निंग। आई थिंक आपने जो एक सवाल रखा है वो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है कि जहाँ पे एक तरफ इन्वेस्टर उम्मीद रखता है कि मैं जो भाव में शेयर लेता हूँ उसके ऊपर भाव जाए और मार्केट वहाँ पे उसको सपोर्ट नहीं देता है। आई थिंक काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट ऑल फंड्स हु आर ऑपरेटिंग, उनका एक नज़रिया ऐसा बना है कि आई थिंक जितना हो सके उतना शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर ले रहे हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग के साथ में भाव घटते हैं। तो एक जो पहले हम एक अप्रोच के साथ चलते थे कि जो लॉन्ग ओनली अप्रोच रखते थे कि सालों साल हम इन्वेस्टमेंट टच नहीं करते थे, आई थिंक अभी हमारे मार्केट के अंदर ये सिचुएशन के अंदर काफ़ी हद तक बदलाव आया है। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक जो इन्वेस्टर लंबे अरसे के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और उनको इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न भी मिला इतने सालों में, उनको इस सब्जेक्ट से इतना घबराने की जरूरत नहीं है या पेशेंस लूज करने की जरूरत नहीं है। मे बी मार्केट में जो करेक्शन आता है, शार्प डिग्रीज के जो फॉल आते हैं, उसके अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। लास्ट 2 दिन की बात करें तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ऐसा बना है कि एक वन ऑफ द लार्जेस्ट एफआई, उनको रिडम्पशन प्रेशर के हिसाब से माल बेचना पड़ा था, तो उन्होंने जो माल बेचा उसके साथ में मार्केट घटा है। वो मार्केट घटने के अंदर एक चीज का दूसरा भी एक प्रभाव है कि मार्केट का जो डेप्थ है वो इतना शैलो है कि एज ए रिजल्ट ऑफ विच आई थिंक कोई भी कारण से मार्केट घटता है तो आई थिंक प्राइसेस आर क्रैशिंग वेरी फास्ट। आई थिंक दैट्स अ स्ट्रक्चरल इशू विच रेगुलेटर कैन प्रॉब्ली लुक इनटू। बट मेरा ऐसा मानना है कि इन्वेस्टर को ये सब कारण के हिसाब से इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। मे बी आई थिंक इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन गुड क्वालिटी स्टॉक्स, आई थिंक यू शुड नॉट गेट अफेक्टेड बियॉन्ड अ पॉइंट ऑफ टाइम। जी माना, शुक्रिया आपका शो में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज शेयर करने के लिए। इस बीच आप रियल्टी स्टॉक्स को देखिए, अच्छी स्ट्रेंथ आज के सत्र में देखी जा रही है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट अब 8% ऊपर आ चुका है। ऑर्बिट कॉर्प, डीबी रियलिटी, इसके अलावा आप देखें अनंतराज इंडस्ट्रीज, सभी शेयरों में जोरदार मोमेंटम अभी बना हुआ है। लेकिन मिस्टर चौकसी, एग्जैक्टली भी रियल एस्टेट स्टॉक्स पर आपकी राय है क्या? ज्यादातर कंपनियां अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए कोशिशें कर रही हैं। डीएलएफ अपने रेंटल बिजनेस में एसेट मोनेटाइज करने की अपॉर्चुनिटीज लगातार तलाश रही है। इंडिया बुल रियल एस्टेट के हाल ही में फिगर्स आए थे कि लास्ट फिस्कल में जो डेट है कंपनी ने वो 16% डिक्रीज किया है। तो एग्जैक्टली अभी इन्वेस्टमेंट कंफर्ट मिल रहा है इन शेयर्स में आपको हाल ही में जो मूव आया उसके बाद, या फिर अभी भी इन्हें ट्रेडिंग स्विंग्स के तौर पर आप देखते हैं?
आई थिंक रियल एस्टेट की जो स्पेस है उनको हम एक नज़रिए से ऐसे देखते हैं कि मेनी ऑफ द कंपनीज हु आर होल्डिंग लैंड दे आर बेसिकली अंडर स्ट्रेस और उनको अपनी बैलेंस शीट रिपेयर करने की एक फोर्स मेजर्स लेने पड़ रहे हैं. So from that perspective, I think real estate business probably is not, I think, something which is very exciting. On the other side, जो हिसाब से गवर्नमेंट का नजरिया है उसके अंदर उन्होंने जो FSI के रूल के अंदर आई थिंक थोड़ा बहुत बदलाव करने का सोचा है. एक चीज क्लियर कट बात आती है कि रियल एस्टेट के अंदर दाम नहीं बढ़ेंगे, तो दैट मीन्स कि जो रियल एस्टेट कंपनियां लैंड के ऊपर अपने दाम का प्रॉफिट कमाती थी वो शायद ये पीरियड भी आगे के समय के अंदर देखने ना मिले. And if that is the situation, then it's going to be a pure play construction activity, I think, and that's where I think one will have to look at real estate more systematically. मेरा ऐसा मानना है कि जो कंपनी लैंड बैंक के मॉडल नहीं ऑपरेट करती है और प्योर प्ले कंस्ट्रक्शन का मॉडल ऑपरेट करती है उनके तरफ आई थिंक पॉजिटिव आउटलुक बना रहेगा. अदरवाइज आई थिंक एवरीबडी एल्स विल हैव टू फेस द प्रेशर ऑन द अदर साइड. लेकिन ये बात सही है, रियल एस्टेट में देखिए मोर इंटरेस्टिंग है आज भी, चाहे वो डीबी हो या फिर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट. इन स्टॉक्स पर कुछ और आउट परफॉर्मर्स भी देख लेते हैं जिस पर अच्छा मुंह देखने को मिल रहा है. एक तो वी गार्ड नतीजों के बाद अभी भी 10.5% ऊपर ये काउंटर होल्ड करते हुए. इसके अलावा और कुछ काउंटर्स जिस पर इंटरेस्टिंग मूव है, इसमें एक तो अपर गैंजेस शुगर है, इस काउंटर पर काफी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये चल रहा है. रियल एस्टेट की खैर हमने बात कर ली, लेकिन इसके कई स्टॉक्स हैं जो आज इस सूची में शामिल हैं. हमारे साथ अब और एक मेहमान जुड़े हैं, आर श्री शंकर हैं हमारे साथ, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज फ्रॉम प्रभुदास लीलाधर. श्री, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए. सो व्हाट्स योर टेक राइट नाउ, यू नो आप कुछ ऐड किया आपने जो वॉलेटिलिटी हमने मार्केट में देखी, एंड 7,000 से 77,000 7800 तक का मूव हमने देखा.